आप में से बहुत से लोग ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि इतिहास भी करंट अफेयर का विषय हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? आज के सेशन में चर्चा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा आरएनए के अंदर ही हमने अपने साउथ के टेम्पल्स का जिक्र किया था, तब भी इतिहास कनेक्ट हुआ था। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इतिहास जब जब सुर्खियों में रहता है करंट अफेयर का टाइटल बन जाता है। तो आज हम जो चर्चा में कर रहे हैं वो चर्चा इस दृश्य को देखकर आपके दिमाग में आ ही गई होगी। क्या आपको ये दृश्य देखकर कुछ याद आ रहा है? कुछ पुरानी तस्वीरें दिमाग में कुछ पढ़ा हुआ याद आ रहा है? देख लीजिए, एक डोम जैसी जगह बनी हुई है जो कि थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से ऊंची है, बाकी चीजें नीची हैं। और अगर आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं तो आपको ये जगह ध्यान होगी कि इसे साइटेडल कहा जाता है। अगर ध्यान आ जाए तो बढ़िया है, जो समझदार पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री से कनेक्शन में है वो याद करके बताएं। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ईंट भट्टे किसी जो जगह दिखाई दे रही है, ये ब्रिक्स से बने हुए कुछ टूटे हुए घर से दिखाई दे रहे हैं, खंडर दिखाई दे रहे हैं। कुछ याद आ रहा है? और अगर ध्यान आ जाए तो फिर आज के सेशन की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, जिन्हें इससे ध्यान आ गया अच्छी बात है, नहीं ध्यान आया तो मैं कुछ आपको इमेज दिखाता हूं। ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि ये जो जगह आपको दिख रही है ये कुछ शुरुआत में ऐसी होती होगी। चर्चा कर रहे हैं साथियों इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब आप पूछेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की करंट अफेयर से क्या रिलेशन है? और जो बिल्कुल नहीं जानते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से किसी भी एग्जाम की तैयारी में हैं, आपकी तैयारी की प्राथमिकी है ये। यानी आपको पता होना चाहिए कि इंसानी सभ्यता का भारत में या भारतीय क्षेत्र में जो हमारा कॉन्टिनेंट है इसके अंदर जो सबसे पहला प्रमाण है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है कि इंसान हुआ करता था लेकिन अचानक गायब हो गया। आप और हमें बड़ी क्यूरोसिटी होती है ना कि आखिरी बार हमारे अवशेष कहां मिले, हम कहां से आ रहे हैं। हर व्यक्ति में जानने का जिक्र होता है ना कि हम किसके वंशज हैं। हमारे देश के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी ही वंशावली है जिसे जानने का असल क्रेज इसलिए है कि हम पहले क्या माना करते थे, कितने साल पुरानी है। कहते हैं कि आज का जो समय चल रहा है, यानी कि जब ईसा नहीं रहे, ईसा के बाद का समय है, एडी वाला समय है, 2024 में आप चल रहे हैं। लेकिन क्राइस्ट से पहले का, बिफोर क्राइस्ट वाला जो समय है, बीसी वाला जो समय है, उसमें भी अगर कम से कम 1700 साल पहले अगर निकल जाएं, यानी कि आज से लगभग 3700 साल पहले चले जाएं, उस समय कुछ इस प्रकार की सभ्यता हुआ करती थी, कुछ इस प्रकार का शहर हुआ करता था। यह शहर एक जगह नहीं, कई जगह था। मोहनजोदाड़ो उनमें से एक था, हड़प्पा था, धौलावीरा था, लोथल था। ऐसे ही शहरों की आज हम चर्चा कर रहे हैं जो कि लगभग 3500 साल पहले खत्म हो गए। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये खत्म क्यों हुए, ये आज तक बड़ी क्यूरियस बात है कि आफ्टर ऑल एक सभ्यता जिसके प्रमाण मिलते हैं, व्यवस्थित शहर मिलता है, बढ़िया से ग्रीनरी मिलती हैं, नहाने के स्विमिंग पूल मिलते हैं, बढ़िया व्यवस्थित सड़कें मिलती हैं, सब कुछ व्यवस्थित मिलता है, लेकिन अचानक कैसे खत्म हुआ होगा, यह जिज्ञासा इंसान के मन में बनी रहती है। सोचो 3700 साल पहले खत्म हो गई होगी तो उससे पहले कब से चली आ रही होगी? इस पर विचारकों का मत है कि लगभग 7000 साल पहले से चली आ रही होगी, ऐसा मानते हैं इतिहासकार। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं जी, आप 3700 से 4500 5000 साल पुरानी सभ्यता भी अगर मानकर चलो तो भी अचानक 3700 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि कोई सभ्यता गायब हो गई? इसे लेकर तमाम प्रकार के कयास लगाए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन गायब हो गई थी। आज की खबर चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक कहिए कि वैज्ञानिक कहिए या थ्योरिस्ट कहिए, जो थ्योरी दे रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक थ्योरी दी है कि मोहनजोदाड़ो असल मायने में परमाणु धमाके से खत्म हुई थी। अब यह बात सुनने के बाद आपके मन में क्यूरोसिटी जगेगी कि यार कैसे पॉसिबल है? उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब किसके पास था? अच्छा, और न्यूक्लियर बॉम्ब तो बाद में अब जाकर के अमेरिका वालों ने बनाया सबसे पहले, उसके बाद दुनिया में होड़ मची सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लगभग 3500 साल पहले अगर किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था तो यह तो अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है? क्योंकि इनके दावे के पीछे एक थ्योरिस्ट हैं जो कि अमेरिका के हैं, उनका कहना है कि जो भी डेड बॉडी मिलती हैं, जो स्केलेटन वहां से प्राप्त हो रहे हैं, 3500 साल पुराने जो स्केलेटन हैं, उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई जा रही है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता, अगर याद हो तो किसी भी न्यूक्लिक मटेरियल के अंदर, यानी कि जो नाभिकीय सक्रिय मटेरियल हैं, फिजाइल मटेरियल्स हैं, उनमें अल्फा बीटा गामा प्रकार की विकिरणें निकलती हैं, जिससे यह अंदाजा लगता है कि यह कितने साल पुराना है और उसके बारे में पता चलता है कि कितना रेडियो एक्टिव है।
तो बोले उन डेड बॉडी से आज भी रेडियो एक्टिविटी बाहर निकल रही है, और प्रमाण यह है कि वो जो रेडियो एक्टिविटी है उसके चलते पशु, कोई भी जानवर उन डेड बॉडीज को कंज्यूम नहीं किया। ये इनका तर्क है। तो भाई साहब एक नई थ्योरी निकल कर आ गई है। अब तक तमाम, इवन ऋतिक रोशन की एक फिल्म भी है, अगर आपने मधुर भंडारकर की देखी हो तो उसमें क्या बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो नाम से ही है, जिसमें कारण दिया गया है कि हो सकता है कि वो सभ्यता मोहनजोदाड़ो के नाम से ही है कि वो सभ्यता इंडस नदी के अंदर आई हुई बाढ़ से खत्म हुई होगी। अलग अलग कयास हैं कि अचानक क्यों सभ्यता खत्म हुई। उसमें आज एक नई थ्योरी जुड़ गई है कि परमाणु धमाका हुआ होगा। कैसे हुआ होगा नहीं पता, लेकिन रेडियो एक्टिविटी इनके तर्क में एंट्री कर जाती है। खैर जो भी है, इस बहाने हम थोड़ा सा इतिहास रिवाइज कर लेते हैं, कहां पर है, कैसे है, क्या थ्योरीज हैं, सारी बातों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों का क्लेम है कि जो स्केलेटन्स यहां से मिल रहे हैं जो 4000 साल पुराने हैं, उनमें रेडियो एक्टिविटी पाई जा रही है। दैट मीन्स उस समय किसी ने न्यूक्लियर बम का उपयोग किया होगा। डन। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। कहां है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस बहाने क्विक रिवीजन हो जाएगा। आप लोग भी अपने अपने नोट्स रिवाइज कर लेना। जो कंटेंट मैं यहां दे रहा हूं अपनी पाठशाला.com जो हमारी वेबसाइट है वहां मिल जाएगा, वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्राप्त भी हो जाएगा। तो देखिए साथियों, भारत के अगर नदी सिस्टम को देखते हैं, रिवर सिस्टम को देखते हैं, तो रिवर सिस्टम में इंडस रिवर सिस्टम लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, हालांकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था उस समय सबसे बड़ी नदी हमारी होती थी, लेकिन जब देश विभाजित हुआ तो इंडस रिवर चली गई पाकिस्तान में। खैर कोई बात नहीं, भारत को नाम जो इंडिया है वो यही इंडस देकर चली गई, क्योंकि इंडस को पार करके ही जो क्षेत्र आता था उसको जब पार करके आक्रांता विदेशी आते थे तो इंडस की आड़ में हमें इंडिया कहा करते थे। ठीक है साहब। चलिए, तो आप, यही कारण है कि सिंधु और हिंदू शब्द निकल कर आया। एनीवे, तो ये जो इंडस रिवर है, और ये हमेशा इंसानी सभ्यता का प्रमाण रहा है कि नदी, यहां जहां पानी है, जहां अनाज उगने की संभावनाएं हैं, वहां पर इंसानी सभ्यता निवास करती है। आज भी उठाकर अगर आप देखें तो भारत के जितने भी प्रमुख बड़े शहर हैं वो सभी या तो जल के कोई सोर्स के नजदीक हैं या रिवर के नजदीक हैं। चाहे आप उठाकर गंगा नदी के किनारे बसे हुए सारे शहरों को उठाकर देख लें, चाहे आप दिल्ली देख लें, चाहे बनारस देख लें, आप कोई सा भी, लखनऊ उठाकर देख लें, पटना उठाकर देख लें, कोलकाता उठाकर देख लें, मुंबई उठाकर, चेन्नई, या तो ये समुद्र के किनारे हैं या नदियों के किनारे हैं। हर शहर किसी ना किसी जल सोर्स के किनारे स्थित है, क्योंकि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी जरूरतों में पानी हमेशा रहा है। पानी के साथ साथ जमीन की फर्टिलिटी, क्योंकि पानी है तो जमीन उपजाऊ है। जमीन उपजाऊ का उपयोग करके, ऐसा नहीं है कि पानी है तो जमीन उपजाऊ होगी ही, ऐसा नाइल रिवर के केस में आप कह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार के लिए मानकर चलें कि पानी का उपयोग करके खेती करने का अगर प्रयास किया जाए तो फर्टाइल लैंड दूसरा बड़ा कारण बनती है। हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो भारत की अधिकांश जो फर्टाइल भूमि थी वो पाकिस्तान के पास चली गई थी। ठीक है साहब। इंडस रिवर सिस्टम उनमें से एक है, और ऑब्वियस सी बात है कि इंडस और इंडस की सहायक नदियां जिन्हें हम पढ़ते हैं, चेनाब, मतलब सीजेआई और आरबीएस के नाम से जिन्हें हम पढ़ते हैं, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, इंडस और झीलम, इन नदियों के आसपास इंसानी सभ्यता का निवास स्थान रहा होगा। ठीक है साहब। तो ऐसे ही इंडस रिवर की जो सहायक नदियां थी उनके समय, उनके पास में उस समय पर, आज से 3500 साल पहले तो विलुप्त हो गई, आप लेके चलिए 5000 साल पहले, इन नदियों में पानी भी बहुत रहा होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि धीरे धीरे नदियां सूखती जा रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहे हैं तो नदियों के पानी अंदर घट रहे हैं। ऐसी स्थिति में, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलने लग गए ना, तो अभी तो लेवल बढ़ रहा है लेकिन सूखा भी पड़ने लगा है। उस समय हो सकता है कि पानी बहुत रहा होगा, तो उस समय पानी के वजह से जो धारा प्रवाह है, मतलब जो नदी का प्रवाह है, वो भी हो सकता है, क्योंकि नदियां अपना स्थान बदलती रहती हैं, बहने का स्थान चेंज करती रहती हैं, तट छोड़ती रहती हैं नदियां, तो हो सकता है कि कभी कहां रहा हो उससे थोड़ा दूर आगे सरक के चला गया हो। जैसे हाल ही में मैंने इजिप्ट के बारे में आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी आरएनए में, अगर याद हो, कि मैंने कहा था कि इजिप्ट के अंदर वो जो स्तूप बने हुए हैं वो सब बने कहां हैं, तो बोले वो नाइल रिवर के किनारे ही बने हुए थे, लेकिन बाद में नाइल रिवर वहां से शिफ्ट हो गई। ठीक है। खैर, फिलहाल के लिए इंडस सिविलाइजेशन के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इस रिवर के आसपास बड़ी मात्रा में सभ्यता का विकास हुआ। इनमें से अगर आप ध्यान से देखें तो हड़प्पा जो है वो विकसित हुआ आपके रावी नदी के तट पर, मोहनजोदाड़ो विकसित हुआ इंडस रिवर के तट पर। ठीक है। अब हम ये जानकारी क्यों विकसित ले रहे हैं? क्योंकि आज की चर्चा में मोहनजोदाड़ो है, लेकिन आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनता है, सर किसी को कैसे पता चला कि यहां पर कोई शहर है? मतलब कोई घूमने गया और भूतिया जगह दिख गई थी क्या? जैसे कभी आप हमारे राजस्थान पधारें और राजस्थान में मेरे शहर
अलवर पधारें तो वहां पर एक जगह है अजबगढ़ भानगढ़। आप अजबगढ़ भानगढ़ जाएंगे तो बड़ा ही खंडर सा शहर है, डरावना शहर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर पोस्टर लगा रखा है कि ये हॉन्टेड प्लेस है, भयावह शहर है, टूटा हुआ जगह है एकदम। वहां लोग जाते हैं और उसकी हॉन्टेडनेस को फील करने का प्रयास करते हैं। खैर कोई नहीं जी, फिलहाल के लिए हम अपने केस में अगर बात करें तो जब मोहनजोदाड़ो की चर्चा होती है तो दिमाग में प्रश्न बनता है कि क्या ये भी खंडर की तरह से किसी को दिख गया था क्या, या खुदाई करके निकाला गया है? और खुदाई करके निकाला गया है तो क्यों निकाला गया है, ये दिमाग में क्यूरोसिटी आने लगती है। तो कहा जाता है कि जब देश में अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेज हमारे देश में रहे, 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल के माध्यम से हम पर शासन करती थी। तो गवर्नर जनरल से शासन ब्रिटेन की महारानी ने छीनकर अपने पास ले लिया। यानी 1858 से ही हम लोग डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में चले गए। पहले हम कंपनी के अंडर में होते थे, फिर उसके बाद हम ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में हो गए और वायसराय की जगह देश में आकर बैठ गया गवर्नर जनरल की जगह हमारे देश में आकर बैठ गया वायसराय। ठीक है साहब, चलो यहां तक समझ में आया। अब महारानी जी के कब्जे में चीजें चली गई तो देश के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। उसी क्रम में सबसे पहले देश में स्थापित हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि यह तलाशा जाए कि इंडिया का असल ओरिजिन क्या है। भाई ये क्षेत्र अगर बसा है तो यहां पर बुद्धिज्म के बहुत प्रमाण मिलते हैं, तो चलिए तलाशते हैं कि बुद्धिज्म और कहां कहां तक फैला हुआ था इंडिया के इतिहास में। इस काम को सौंपने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की और अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो कि एक ब्रिटिश फौज के अफसर थे, उनको इसका अध्यक्ष बनाकर भेज दिया, डायरेक्टर बनाकर भेज दिया कि साहब आप जाइए और इंडिया का इतिहास खोजिए। यह जानना उनके लिए क्यों जरूरी था? उनके लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि इंडियंस को किस तरह से उनकी थॉट प्रोसेस को परिवर्तित करने में इतिहास का उपयोग किया जाए। क्योंकि अगर आपको कोई तार्किकता के साथ यह कहे कि तुम्हारे पूर्वज यार कचरा बीनते थे भाई, तुम्हारे पूर्वज तो है ना गंदगी उठाते थे यार, तो आपको लगेगा कि यार मेरे पूर्वजों ने ऐसा क्यों किया और तुम्हारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे क्यों थे। एक मन में हीनता का भाव पैदा करने के लिए उनको पुरानी चीजें याद दिलाई जाएं। तो इन्होंने इंटेंशनली ये चाहने का प्रयास किया कि इनके पूर्वजों पर टिप्पणी करेंगे तो ये अपने आप हमसे सुप्रीमेसी के मामले में डरे हुए फील करेंगे। उसको वो कहते भी थे व्हाइट मैन्स बर्डन, कि हमको तो ईश्वर ने भेजा है आप लोगों को सभ्य करने के लिए, और हम इतिहास खोज खोज कर बताएंगे कि देखो तुम लोग कितने बकवास हुआ करते थे, तुम लोग तो सपेरे थे, तुम लोग तो बस सांप नचाया करते थे। कोई बात नहीं साहब, हम लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा इन लोगों ने विकसित की। चलो कोई बात नहीं, जिज्ञासा में ये लोग खुदाई करने निकले। कनिंघम को भारत के बारे में कोई जानकारी थी नहीं ज्यादा, तो उसको एक व्यक्ति की किताब पढ़ने का मौका मिला जिसका नाम मेसन था। अब ये मेसन कौन था? ये असल में एक ब्रिटिश सिपाही हुआ करता था। 1827 में मेसन, जैसे कुछ कलाकार नहीं होते हैं, जैसे कोई सेना में है, कोई पुलिस में है, कोई टीचर है, कोई कुछ भी है, उनको कुछ लिखने का, कुछ घूमने का, सोलो ट्रैवल करने का शौक होता है, तो ऐसे मेसन को घूमने का शौक था। तो वो देश भर की चीजों को उठता हुआ, लिखता हुआ, सिक्के बीनता हुआ घूमता था। सिक्के बीनने में उसको इतना इंटरेस्ट था इंडिया के क्षेत्र में कि उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी। पंजाब में कई ऐसी जगह पर वो गया जहां से उसे ऐसे विचित्र प्रकार के सिक्के मिले, कुछ ऐसी चीजें मिली जिनको लेकर वो अपनी किताब में लिखता चला गया। देखिए आप और हम किताब पढ़ने की आदत नहीं जा रखते, लेकिन अंग्रेजों के बारे में एक विशेषता जो आपको सीखनी चाहिए, मतलब मैं खुद भी सेल्फ मोटिवेट होने का कई बार प्रयास करता हूं इस चीज से। आप और हमारी जिंदगी में तो केवल जरूरत भर की किताबें पढ़ लें तो ही हमारा जीवन सफल बनता है। ये लोग इंटरेस्ट के तहत किताबें पढ़ते भी हैं, किताबें लिखते भी हैं। मतलब जो भी व्यक्ति है वो ये नहीं सोचता कि मैं आईएएस बनूंगा तो ही किताब लिखूंगा, या मैं राजनेता बनूंगा या आरबीआई का गवर्नर बनूंगा तो ही मैं किताब लिखूंगा। ये वो लोग हैं जो अपने अनुभव लिख लिख करके चले जाते हैं। भाई ठीक है, मेरे जाने के बाद अगर किसी को रिलेवेंट लगे तो देख लेना। ऐसे ही इस जेम्स लुइस नाम के व्यक्ति को, जिसे कि चार्ल्स मेसन के नाम से भी जाना जाता है, इसने भारत में जगह जगह घूम करके कुछ ऐसी चीजें कलेक्ट की और कलेक्ट करके उसने अपनी एक पुस्तक लिख दी, एक डायरी लिख दी। डायरी लिखकर इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ती रहें। उसने आसपास के जो क्षेत्र थे, अफगानिस्तान, पंजाब, इन सब क्षेत्रों को घूमा और अपने अनुभव लिखे। मेसन की किताब को कनिंघम ने पढ़ा। अब आप विचार कीजिए, मेसन ने देश में घूम करके जानकारी जुटाई, जानकारी में उसे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनमें से हड़प्पा का भी उसको अवशेष मिला। वो तलाशने तो बुद्धिज्म गया था, लेकिन उसको यहां पर अवशेष मिले। तो उसने कहा कि यार चलो और खोजते हैं। जानकारी को उसने पुस्तक में लिखा। कुछ तस्वीरें मार्केट में उपलब्ध भी हैं कि मेसन ने इस प्रकार से रूप लेकर के दुनिया घूमी होगी। सब मेसन महाराज घूमते हुए निकले। मेसन की किताब को कनिंघम ने पढ़ा। कनिंघम ने पढ़ा तो उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आया कि मेसन पंजाब वाली साइड की बात कर रहा है, अफगानिस्तान वाली साइड की बात कर रहा है, पाकिस्तान वाली साइड की बात
बात कर रहा है कि वहां पर कुछ विचित्र चीजें दिखाई दी हैं। तो भाई साहब उन्होंने उस किताब को पढ़कर हड़प्पा के बारे में एक विचार विकसित किया और सोचा कि हो सकता है वहां पर कोई बुद्ध स्तूप रहा हो। गौतम बुद्ध के समय में कई स्तूपा बने थे, तो हो सकता है वहां पर चलते हैं। कोई बात नहीं साहब। तो कनिंघम ने अपने द्वारा कुछ उस क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास किया। समय बीतता गया, अंग्रेजों में एक इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा कि कुछ तो था, मतलब ये लोग अभी जो दिख रहे हैं ऐसे तो नहीं थे, इनका कुछ तो इतिहास था। ठीक है साहब, समय बीतता गया। वर्ष आया 1904 का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर नए डायरेक्टर बने जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को काम सौंपा कि आप जाइए और हड़प्पा नामक जगह की जाकर के खुदाई करिए, हड़प्पा की खुदाई करिए। ये वाला टास्क उनको दे दिया गया। साहब जॉन मार्शल के कहने पर दयाराम साहनी जाते हैं और जाकर के हड़प्पा की खुदाई करते हैं। हड़प्पा की खुदाई करते हैं और साथ में एक और व्यक्ति जिसका नाम है डीआर भंडारकर और आरडी बनर्जी, उनको टास्क दिया जाता है कि आप मोहनजोदड़ो की खुदाई करिए। मतलब यहां पर लगता है कि कुछ मटेरियल डला हुआ है, आप जाकर खोदिए उसे, ढूंढिए उसे। ये जाकर के यहां पर खुदाई करने लगते हैं। दोनों ही जगह जब खुदाई होने लगती है तो कुछ समानताएं मिलने लगती हैं कि यार मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों ही एक जैसी मिल रही हैं, ब्रिक्स दिखाई पड़ रही हैं, लग रहा है कि समकालिक हैं। दोनों की बातों को इकट्ठा किया गया। जॉन मार्शल ने लंदन में अपनी एक मैगजीन के माध्यम से इस बारे में जनता के सामने अनाउंसमेंट कर दिया कि हमने दुनिया की एक पुरानी सभ्यता खोज निकाली है। चूंकि ये उस समय इंडस रिवर के नजदीक थी, इसलिए इसका नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। बात समझ में आई? चूंकि पहली खोज हड़प्पा के पास हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी नाम दिया गया। ठीक है साहब, तो आपके सामने यह बात समझ में आ गई कि राकल दास बनर्जी, जिन्हें आर के बनर्जी कहते हैं, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, ये वो लोग थे जिन्होंने मिलकर के इस खुदाई को किया और जानकारी को जुटाना शुरू किया। मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई। खुदाई से मतलब था कि मिट्टी को हटा हटाकर देखा गया कि इसके नीचे क्या दब गया, मिट्टी कहां से आ गई। अगर आप भी आज अपना घर साफ करना बंद कर दें, धीरे धीरे मिट्टी का स्तर बढ़ता चला जाता है, लेवल बढ़ते चले जाते हैं, बहुत से घर धंसते चले जाते हैं, तो मिट्टी का स्तर, मिट्टी के अंदर मोहनजोदाड़ो दब गया था, तो उसे खोदकर निकाला गया। खुदाई चलती रही। 1925 से यह काम शुरू हुआ, 1931 तक चला। मोहनजोदाड़ो के अंदर बहुत सारा ऐसा स्थान मिला जिसे सोचकर आज भी आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है। मतलब बोले क्या पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति इतना व्यवस्थित तरीके से कैसे रह सकता है? बोले क्यों? आज से 3,500 साल पहले भी ऐसे घर बने हुए थे जिनके आसपास प्रॉपर तरीके से 10-10 फीट की चौड़ी सड़कें, साथ में घरों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। आज भारत सरकार अमृत मिशन जारी करके 500 शहरों के अंदर नालियां पहुंचाने का काम कर रही है। आप विचार कीजिए, सीवेज खोदने का काम किया गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि भारत को अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो 50% से अधिक आबादी को शहरों में लाना होगा और उसके लिए $840 बिलियन खर्च करना होगा इंडिया में, तब जाके सिविलाइजेशन आएगा। मतलब कि वह विकसित भारत के लक्षण या अर्बनाइजेशन आएगा। विचार कीजिए कि उस दौर में मोहनजोदाड़ो जैसे जो शहर थे, वो शहर जमीन की खुदाई करके इस प्रकार से विकसित हुए शहर थे कि वो लोग प्रॉपर नालियों के साथ घर बनाकर रखे हुए थे, यानी उनके पास में प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम था। घरों के बाहर ऐसी नालियां थी कि घर का पानी निकलेगा, सेंट्रल नाली में जाएगा, नालियां ढकी हुई थी, फिर उन नालियों का पानी निकल करके कहीं और जाएगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे नालियों की चर्चा कर रहे हैं, ये कौन सा बड़ा चमत्कार है? भाई साहब, आज हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे कर लिया, तब भी भारत में, मतलब आप अपने शहर में छोड़िए, आप अपने शहर में, कस्बे में जाके देखिएगा, ऐसी बहुत सी कॉलोनियां होंगी, आज भी उन्हें नाली का मतलब नहीं पता है, ड्रेनेज क्यों होना चाहिए नहीं पता है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अगर आपने भी ये वास्तविकता देखी है तो पहचानिए कि आज 3,500 साल बाद भी हम इतने सभ्य नहीं है जितने वो लोग तब सभ्य थे। सभ्यता नाम यूं ही नहीं पड़ता है, सिविलाइज्ड लोग सिविलाइज्ड इसीलिए नहीं कहलाए। आज भी आपको यह बात नहीं पता है कि मेरे घर के सामने भरा हुआ यह पानी मेरी बीमारी का कारण बनेगा, मैं इसकी वजह से कितना गंदगी में रहूंगा, बस मेरे घर का पानी निकल जाए, सड़कों पर बिखरा रहे। नहीं, उस शहर में प्रॉपर तरीके से घर का पानी निकला, ढकी हुई नदी के नाली के अंदर जाकर शहर के किसी दूसरे कोने में गिरने पहुंचा है। यह छोटी बात नहीं हो सकती। इस बात को उन लोगों ने उस दौर में विचार कर लिया था, तो यूं ही वो लोग नहीं थे। फिर आप कहेंगे इतनी सी बात, मतलब इतनी सी बात को लेकर के आप उनको सिविलाइज्ड कह रहे हैं। चलिए तो बड़ी बात कर लेते हैं। भारत का इतिहास तो लंबा चौड़ा पुराना आपको पता है ना, 3,500 साल से भी ज्यादा पुराना आपको तो लगता है, लेकिन ज्ञात सभ्यता में जब से आप आए हैं तब से आप विचार कीजिए
कि देश में कोई भी राजा या कोई भी जनता, मतलब कहीं भी रहे, बिना पानी के और बिना भोजन के सरवाइव नहीं कर सकता। दुनिया की 3 ही तो मूलभूत आवश्यकता है ना, रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान में मकान आपको मोहनजोदड़ो में इतने जबरदस्त बने हुए दिखाई देते हैं, पकी हुई ईंट से बने हुए मकान दिखाई देते हैं। बात करते हैं कपड़े की। कपड़ा तो खैर प्रमाण के रूप में नहीं मिला, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी मिली, कुछ मूर्तियां ऐसी मिली जिसमें कि कपड़ा पहनाया हुआ दिखाया गया है, जैसे कि एक पुजारी की जो मूर्ति मिली है। अच्छा, इसी के साथ साथ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रोटी की बात अगर हम करें, अब रोटी की कहानी को आप कैसे समझें। अब आप सोचिए, कोई भी इंसान है, जिएगा तो खाएगा, खाएगा तो खाने के लिए उसको कुछ तो चाहिए, या तो वो जानवर खाएगा या फिर वो अनाज खाएगा। सोचिए कि वो अनाज खाएगा तो अनाज हर दिन तो पैदा होगा नहीं, सीजन में कभी एक बार पैदा होगा। उस समय पर मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, या फिर कहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, उस समय के लोग अनाज पैदा करना जानते थे। बोले ये कौन सी बड़ी बात है, तो ये तो बेसिक सी बात है, अनाज पैदा करना जानते होंगे। चलिए तो बड़ी बात कर लेते हैं। आज अनाज पैदा होता है, अनाज का भंडारण किया जाता है। भंडारण करने के लिए हम लोग गोदाम बनाते हैं, बड़े बड़े एफसीआई अपने गोडाउन बनाती है, सो दैट कभी जरूरत पड़ गई तो हम गोडाउन के अंदर लेकर अनाज भरेंगे। आप विचार कीजिए कि उस समय भी ग्रेनरी का कंसेप्ट हुआ करता था। ग्रेनरी बोले तो पूरा शहर अनाज पैदा करेगा, उसे इकट्ठा करके किसी एक जगह रखा जाएगा ताकि बारिश आने पर, और ग्रेनरी को बहुत ऊंचाई पर बनाया गया ताकि बारिश आने पर उस अनाज को सुरक्षित रखा जा सके और जरूरत का अनाज निकाला जा सके। सोच रहे हैं, उस समय का सिविलाइजेशन है ये। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक सिविलाइजेशन ऐसी थी जो अत्यधिक समझदार प्रकार की थी। और सुनो, केवल इतना ही नहीं, प्रॉपर तरीके से उन्होंने शहर के बाहर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हुई थी। दीवारें इसलिए नहीं कि कोई उन पर आक्रमण कर देगा, नहीं, इसलिए कि कभी नदी में पानी बढ़ गया तो पानी की वजह से बाढ़ ना आ जाए। आज भी अगर आप बेनालक्स कंट्री, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग की बात करते हैं, उनमें से भी अगर नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड भी लो लैंड कंट्री है, यानी समुद्र का जल स्तर नीदरलैंड के स्तर से ऊपर है। समुद्र का पानी नीदरलैंड में अंदर आ सकता है, इसलिए नीदरलैंड वालों ने भी दीवारें बना रखी हैं ताकि समुद्र का पानी अंदर ना आए। और पानी अगर आ जाता है तो उसे निकाल निकाल कर बाहर फेंकते हैं, और जो जमीन बनकर आती है उसे पोल्डर लैंड कहते हैं नीदरलैंड में। सोचिए, ये लोग उस समय इतने इंटेलिजेंट थे कि दीवारें बना बना करके पानी अंदर नदी का ना घुसा है, शहर को सुरक्षित रखा हुआ था, फिर भी खत्म हो गए। भाई साहब, जिज्ञासा इसी बात की तो है कि फिर तुम कैसे खत्म हो गए मेरे भाई। तुम खेती करना जानते थे, तुमको अच्छे से रहना पता था, पानी की वजह से होती हुई बीमारियां पता थी, तुम आराम से नदियां बनाकर, नालियां बनाकर रहा करते थे, अनाज सुरक्षित रखते थे, पानी की बाढ़ से ना मर जाओ, फिर भी तो फिर ये तो वही वाली बात हुई ना कि कोई व्यक्ति सब तरह से सुरक्षित है, बढ़िया खाता है, बढ़िया रहता है, तनाव मुक्त रहता है, बढ़िया जीवन जीता है, लेकिन यार तू कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चल रहा यार, इसको क्या हो गया। वो अचरज आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है कि ये अचानक खत्म कैसे हो गए। ठीक है, ये कुछ तस्वीरें हैं जो हड़प्पा की ग्रेनरी की तस्वीरें हैं कि अनाज कैसे रखा जाता होगा। एआई ने इस बात को जनरेट करके देखा कि लोग कैसे रहते होंगे, तो कुछ इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब ये जानकारी साझा की गई तो ये इस प्रकार का शहर बनकर आया कि लोग कुछ इस प्रकार से वहां रहते होंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेनरी थी, ग्रेनरी के साथ साथ यहां पर ग्रेट बाथ पता चला मोहनजोदड़ो के अंदर, जो केवल मोहनजोदड़ो में पता चला। इसमें क्या था, बोले लोग बकायदा नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल का उपयोग किया करते थे। अब यह भी बात अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्विमिंग पूल कैसे, देखो साहब, और यह केवल एक ही जगह मिला है, इसका यह प्रमाण है। लगभग 2.5 मीटर गहरा गड्ढा खुदा हुआ है, चारों तरफ से वाटरप्रूफ है, यानी कि पानी अगर भर दिया जाए तो वह पानी आसपास की दीवारों में नहीं घुसेगा। दीवार को पूरी तरह से वाटरप्रूफ, लीक प्रूफ किया हुआ है। प्रॉपर तरीके से स्टेप बना बना करके यहां पर लोग रहते हैं, और साथ में स्टेप बनाकर जाने का रास्ता है। साथ में ये जो जगह आपको दिख रही हैं, ये सारे चेंजिंग रूम हैं, यानी कि नहाने के बाद कपड़ा। आज भी अगर आप स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो स्विमिंग पूल के बाहर 2 कमरे बने होते हैं, पहले आप नहाइए, कपड़े चेंज करिए, फिर जाकर आप पूल में एंट्री करिए। भाई साहब, पूल में एंट्री करने के लिए इस तरह से कमरे यहां बने हुए हैं, उस समय का प्रमाण है ये। तो भाई साहब, निश्चित ही ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस जगह है। ये नालियां बनी हुई हैं, आप तस्वीरें देखें, आज भी खुदाई में ये निकल कर आती हैं कि किस प्रकार से घरों से नालियां निकल कर गई हुई थी। ये सब बातें जब थी तो आपको ये पता चल गया कि लोग वहां पर कृषि करने का कार्य, मेजर कार्य करते थे, बढ़िया से रहते थे। तो भैया तुम खत्म कैसे हो गए। और सुनो, बोलते कैसे थे यार।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमाण मिले हैं उसमें किसी को भी अभी तक भाषा समझ नहीं आई है कि ये लोग बोलते क्या थे। हाँ, उस समय की कुछ सीलें मिली हैं, यानी कि हो सकता है उनके बीच में वस्तु विनिमय का आधार कोई सील होती हो। पता चला है कि मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार हुआ करता था वाया लोथल, गुजरात के अंदर जो लोथल है वहां से मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया बोले तो इराक, आज का इराक, ठीक है ना, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच की जो जगह है वहां से इनका व्यापार हुआ करता था। व्यापार के समय कुछ सील इधर से उधर एक दूसरी सभ्यता में मिली हैं। सीलों में इस तरह से जानवर का प्रमाण मिला है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये जो भाषाएं हैं इसका क्या मतलब है किसी को नहीं पता है। ये लोग इस भाषा में क्या बात करते थे, रिसर्च लगातार चल रही है कि ये क्या भाषा यूज किया करते थे। ठीक है, एक और ऐसी ही सील मिली है जिसमें कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति के ऊपर सींग बने हुए हैं, उसके चारों तरफ पशु हैं, पशुओं को इस प्रकार से देखा गया है। कयास लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय इंसान पशुपतिनाथ की पूजा किया करता था। हालांकि इस पर बहुत सारे विचारक बटे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से कई पशुओं को यहां पर इनके आसपास चक्कर काटते हुए दिखाया है, इससे लेकर प्रिडिक्शन लगाए जाते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति इस तरह से पूजा जाता हो भगवान शिव के रूप में, जिसको पशु मानते हो, पशुपतिनाथ भगवान शिव को माना जाता है, तो बोले उस तरह के प्रमाण यहां पर मिलते हैं। ठीक है, इस तरह की कुछ लेखनी मिलती है जिसका प्रमाण अभी तक नहीं पता चला है कि यह लिखा क्या है, बस मिल गया। इसके आधार पर लग रहा है कि यह कोई कॉइनेज है या फिर सील है जो चल रही है, जिसको ये लोग आपस में यूज करते हुए होंगे। कुछ तस्वीरें भी यहां से खुदाई में मिली हैं, जिसमें से डांसिंग गर्ल इंडिया के पास है, और ये जो पुजारी जी की तस्वीर है, पुजारी की जो मूर्ति है, ये इस समय पाकिस्तान के पास है, क्योंकि मैक्सिमम क्षेत्र मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये वाला जो क्षेत्र है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये वर्तमान पाकिस्तान में है। तो डांसिंग गर्ल जो उस खुदाई में मिली है ये इंडिया में है। ठीक है साहब, तो इस प्रकार से यहां पर ऐसे ऐसे प्रमाण मिले। तो अब सवाल बिना कि साहब खत्म कैसे हुए, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी, किसी को भी कुछ नहीं पता है, सब लोग केवल टप्पा मारते हैं। पहला टप्पा मारा गया कि किसी ने बाहर से आक्रमण किया होगा, ये एक थ्योरी है। कुछ लोगों का कहना है क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, मतलब जलवायु परिवर्तन हुआ, सब लोग उसके अंदर समा गए। कुछ का कहना है कि आकाश से कोई उल्का पिंड आकर गिरा होगा, एकदम पूरी धरती समाप्त हो गई डायनासोर के साथ साथ। कुछ लोगों का कहना है कि साहब हो सकता है कि यहां पर इंडस रिवर में बहुत ज्यादा बाढ़ का पानी आ गया हो और उस बाढ़ के पानी के अंदर पूरा पूरा शहर दब गया हो। इन तमाम कयासों के बीच में बहुत से ऐसे कयास निकल कर आते हैं कि भाई साहब कुछ भूकंप जैसी घटना हुई होगी जिससे घर मलबे में टूट गए और मलबे में टूट करके लोग उसके अंदर दब गए। लेकिन उन्हीं में से एक कयास आज सुर्खी बना हुआ है, और वो ये है कि उस समय कोई परमाणु बम फटा होगा, और परमाणु बम फटा होगा, किसने फाड़ा होगा नहीं पता। क्लेम करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है हो सकता है एलियंस धरती पर आए हों और उन्होंने परमाणु बम फोड़ा हो, पूरी की पूरी संतति को नष्ट करने के लिए, लीजिए परमाणु बम डाला, खत्म। तो 4000 साल पहले न्यूक्लियर वॉर हुई होगी और एलियंस ने आकर न्यूक्लियर बम डाला होगा। इस प्रकार की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मतलब कोई हाथ पैर नहीं है, जैसे कोई कह रहा है कि भूकंप आया होगा, कोई कह रहा है पानी बरस गया होगा, कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक साथ इतनी सभ्यता कैसे खत्म हो सकती है, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। भाई हो सकता है कि कुछ लोग, भूकंप आता है तो सब लोग नहीं मरते, बीमारी फैलती है तो भी सब लोग एक साथ 100% फैटेलिटी कैसे पॉसिबल है, और मिलती तो कोई ऐसा प्रमाण मिलता कि जिसमें आदमी, तो बोले कुछ तो ऐसा हुआ था, तो कुछ ऐसा हुआ था। तो 2-3 घटनाएं धरती पर ऐसी हैं जिनका आज तक किसी को जवाब नहीं है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि डायनासोर हुआ करते थे, होते हैं, मतलब प्रमाण मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं डायनासोर के बाकायदा, और सिंधु घाटी सभ्यता में इंसान के प्रमाण मिलते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि अर्थ पर बहुत से उल्कापिंड आकर गिरते रहते हैं, तो हो सकता है कभी एक ऐसा उल्कापिंड आकर गिरा हो अर्थ के ऊपर जिससे पूरी धरती पर भयंकर भूकंप आया हो और कोई भी ना बचा हो सकता है सेलेस्टियल बॉडी कोई आकर टकराई हो और उसकी वजह से धरती, और ऐसी बहुत सी एनिमेशन वाली मूवीज बनी हुई हैं कि कैसे डायनासोर खत्म हुए, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई। लेकिन इनमें से बोले एलियंस आए और उन्होंने परमाणु बम गिरा दिया, ये एक नई थ्योरी है। और बोले इस थ्योरी के पीछे आधार क्या है, बोले जो डेड बॉडीज के स्केलेटन्स मिले हैं ना, अभी भी जो स्केलेटन्स मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें रेडियो एक्टिविटी है, मतलब उनसे गामा एक्स, अल्फा बीटा गामा प्रकार की जो रेडिएशन है वो निकल रही हैं। और दूसरा इसके पीछे तर्क ये है कि इनको किसी जानवर ने क्यों नहीं खाया, अगर कोई जानवर रहा होता तो खाता, तो बोले जानवर ने क्यों नहीं खाया, बोले ये दूसरी थ्योरी। तो इस कारण से, और ये विचार देने वाले व्यक्ति जिनको आप यहां पर देख रहे हैं, इनका नाम बिली कार्लसन है, जो कि अमेरिका के अंदर फॉरबिडन नॉलेज इस प्रकार की कंपनी चलाते हैं, बेस्ट सेलर हैं, हार्वर्ड से एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं। इन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में इस प्रकार की थ्योरी को चर्चा में ला दिया। खैर कोई नहीं जी, हम तो ये मानते हैं कि ये भी एक थ्योरी है, इस बहाने हमारा कुछ और हुआ या ना हुआ,
हमारा मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवाइज हो गया। आप जाकर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो है ना ये बहुतों बार पूछे गए हैं कि मोहनजोदाड़ो के अंदर डांसिंग गर्ल मिली, हड़प्पा के अंदर ग्रेनरी मिली, लोथन के अंदर डॉकयार्ड मिला, बनावली के अंदर टेराकोटा प्लग मिला। तो मैच द कॉलम करके प्रश्न पहले आए हुए हैं, जवाब हमने आपके सामने ऑप्शंस के अंदर दिए हैं।